वेलकम बैक टू स्पेशल ट्रांसमिशन रिगार्डिंग इस्लामाबाद टॉक्स। और लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि ईरान और अमेरिका में डील नहीं हो सकी। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस वफ्द के हमरा अमेरिका वापस रवाना भी हो चुके हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि किसी डील के बगैर हम वापस अमेरिका जा रहे हैं। हमने ईरान को एक बेहतरीन और हतमी ऑफ़र पेश की। अब देखते हैं कि ईरान उस ऑप्शन को कबूल करता है कि नहीं करता। लेकिन बुरी खबर भी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि अब तक हम किसी भी हतमी मुआहदे तक नहीं पहुँच सके और ये अमेरिका से ज़्यादा ईरान के लिए बुरी खबर होगी, ये उनका कहना था। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे एनालिस्ट भी मौजूद हैं। डॉक्टर सैयद राग़िब अली भी हैं, हैदर हयात खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आगाज़ करता हूं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपसे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद दिस बेहतरीन ऑफ़र जिसको वो कह रहे हैं जेडी वेंस कि हमने ईरान को ये बेहतरीन ऑफ़र दी है। सर, आपको क्या लगता है ये जो बेहतरीन ऑफ़र है बज़ाहिर ये बेहतरीन ऑप्शन है या अभी ये आगाज़ है? असल मामला ऐसा नहीं है। अभी ये सिर्फ एक ऑप्शन दी जा रही है उनकी जानिब से और कहा जा रहा है कि बॉल शायद आपके कोर्ट में है। असल में मामला अभी चलना शुरू हुए और अभी मज़ीद टॉक्स होनी बाकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, नहीं, बेहतरीन ऑफर क्या है अमेरिका, देखें यही होता है ना कि अमेरिका का सबसे बड़ा इशू ये है कि उनको रियलाइज करना चाहिए कि अब दुनिया वो नहीं रही जो कभी दुनिया उनके लिए हुआ करती थी। इस टाइम पे मजीद सुपर पावर के अंदर पावर शेयरिंग के लिए रूस और चीन भी मौजूद हैं और जाहिर है मामला इतना आसान नहीं है। अमेरिका ने गलती की है, गलती की सजा तो अमेरिका को मिलेगी और आप देखें मिलना शुरू हो चुकी है। अभी जो कनाडा के वजीर आजम ने कल रात तकरीर की है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो 70% हम पहले $1 में से 70 सेंट अमेरिका को दे दिया करते थे अपने डिफेंस के हवाले से, अब हम वो नहीं देंगे, हम अपने मुल्क पर खर्च करेंगे। तो आप देखें कि इसमें दुनिया का एक नया वर्ल्ड ऑर्डर ऑलरेडी जन्म लेना शुरू हो गया है और अमेरिका अब शायद इस पोजीशन ऑफ डिक्टेशन है उसके अंदर उस अंदाज में नहीं रहा जहां कभी हुआ करता था। देखिए, असल बात यह है कि ईरान का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अब अमेरिका ये चाहता है कि मैं यहाँ ईरान के ऊपर उनको मारूं भी, उनके साथ जुल्म भी करूं, ज्यादती भी करूं और फिर मैं फतह का जो पैगाम है वो भी दुनिया को सुना दूं कि जी मैं फतह याब हो गया हूँ। नहीं, हर बार अमेरिका फतह याब नहीं हुआ करता। इस बार मामलात फंस गए हैं। अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी कॉम्प्रोमाइज हुई है, अमेरिकन डिप्लोमेसी भी जो है उसको नुकसान उठाना पड़ा और अमेरिका के अंदर उनका मीडिया, उनकी आवाम अमेरिकन पॉलिसी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और अमेरिका यही होता है कि जब एक सुपर पावर कमजोर होने लगती है तो बहुत सारे लोग उससे दूरी इख्तियार करना शुरू हो जाते हैं और यही वजह होती है कि ये मामलात संगीनी इख्तियार कर जाते हैं। अब्दुल्ला साहब, कदा कलामी की मादर चाहूंगा, हैदर साहब कुछ आपसे बात करना चाह रहे हैं। अब्दुल्ला भाई आपसे सवाल पूछना चाह रहा था। आपने अभी कहा कि हर मर्तबा ऐसा नहीं होता कि अमेरिका कामयाब हो जाए। आप ज़रा तारीखी पर्सपेक्टिव में समझा सकते हैं अमेरिका कामयाब हुआ कहाँ? अमेरिका इराक में कामयाब हुआ, अमेरिका वियतनाम में कामयाब हुआ या अमेरिका अफगानिस्तान में कामयाब हुआ? मतलब डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए तो चीज़ें थी। अमेरिका तारीखी तौर पर मतलब जो गुज़िश्ता 40-50 साल की तारीख है वहाँ पर कहाँ पे अमेरिका कामयाब हुआ है? भाई देखें, बात यह है कि बड़ा खूबसूरत सवाल आपने पूछा। अमेरिका ये तो चले डिप्लोमेसी के अंदर तो कामयाबी कहाँ हुई है भाई, ये बिल्कुल आपने जिन जिन ममालिक का नाम लिया, यानी कि जिस अफगानिस्तान के ऊपर गए और वहाँ जिस रजीम के खिलाफ लड़ना शुरू हुए उसी रजीम को हुकूमत दे के चलते बने और आज भी 2021 के इनखलाब के बाद से $19 खरब उनको दे चुके हैं। 160 मिलियन अफगानिस्तान में तालिबान को रिप्लेस कर दिया तालिबान से। हाँ जी, ईरान में खमीनी को रिप्लेस कर दिया खमीनी से। तो अच्छा, वियतनाम में देखें, वियतनाम में आपने जिनके साथ लड़े वहां उनके पास चले गए। अच्छा, लाओस की बड़ी एक इंटरेस्टिंग मिसाल है क्योंकि अक्सर लोग अमेरिकन डेवस्टेशन से बहुत डरते हैं। लाओस एक छोटा सा मुल्क साथ था, उसके ऊपर 5,80,000 सॉटीज इन्होंने उड़ाई B-52 तैयारों की। हर 8 मिनट के बाद एक जहाज जाता था, बमबारी करता था और इतनी हैवी पाउंडिंग की कि पूरी दूसरी जंग अजीम में जितने बम गिराए गए उससे ज्यादा लाओस में गिराए गए, तकरीबन ओवर 2 मिलियन पाउंड्स। अब आप मुझे बताएं कि जंग की विक्ट्री का अगर आप देखें कि हु लॉस्ट एंड हु वन, तो बाकायदा गूगल आपको बता रहा है, वहां विकीपीडिया बता रहा है अमेरिका लॉस्ट द वॉर।
अब हेटी के अंदर देख लें, सोमालिया के अंदर देख लें, जनरल फराह अदीद जो था उसने इनके वहां बंदों को घसीटा था और हेलीकॉप्टर में वो जो ब्लैक हॉक डाउन हो गए थे उसके अंदर आपको याद होगा। एनी हाउ, देखिए मकसद यहाँ ये नहीं है, मकसद यहाँ ये है कि अमेरिका का सबसे बड़ा इशू ये है कि वो अपने आप को चौधरी समझता है और चौधरी की गारंटी अब बड़ा चौधरी चाइना वो कैसे देगा। अब मसला ये है कि यही तो सिंह फंसे हैं कि मैं तो खुद एक इतनी बड़ी ताकत हूं, मेरी कोई गारंटी कौन देगा, जबकि ईरान ये कहता है कि मुस्तकबिल में अमेरिका और इसराइल के हमलों से हमें महफूज रखना चाहिए। भाई बात तो यह है कि डील तो पहले भी हो गई थी। अगर आपको याद है कि जब बराक ओबामा थे तो उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि हम सैंक्शंस भी आहिस्ता आहिस्ता लिफ्ट कर लेंगे, आपको फायदा भी देंगे और आप एक न्यूक्लियर रिएक्टर रखें, उस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर आप अपनी बिजली का और अपना जो न्यूक्लियर मेडिसिन है उसको आप इस्तेमाल करें। अब ये कह रहे हैं कि जनाब जीरो। अमेरिका इज नॉट इन अ पोजिशन टू डिक्टेट एंड दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। अमेरिका की ग्राउंड फोर्सेस, देखें आपने बड़ी अच्छी बात की डोमेस्टिक कंजम्पशन की। अमेरिका की डोमेस्टिक कंजम्पशन मीडिया के जरिए होती थी ना, अवाम के जरिए होती थी। आज तो ऑपोजिशन, अवाम, मीडिया और अपनी हुकूमत और अपनी आर्मी उनके खिलाफ हो गई है। तो अब्दुल्ला भाई हम देख रहे हैं कि ये जो 40 रोज़ा जंग है इसमें ग्रेजुअली अमेरिकन प्रेसिडेंट का पॉपुलैरिटी ग्राफ कम हुआ। अमेरिका में हमने 3000 मकामात पर 80 लाख लोगों को निकलते हुए देखा जो नो किंग प्रोटेस्ट हुआ। और हम बहुत से लोगों ने फिर आर्टिकल 25 की बातें की कि उसका वक्त हो गया है। आप समझते हैं कि इस वक्त अगर अमेरिका इन मुज़ाकरात के अंदर कामयाब नहीं होता ईरान के साथ या सीज़ फायर को वायलेट करता है, अभी तो 9-10 रोज़ हैं, डिप्लोमेसी को मौका देने की ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अमेरिका सीज़ फायर वायलेट करता है या ये अमन मुआहदा नहीं होता तो फिर बहुत मुश्किल होगा अमेरिका के लिए दोबारा हमला करना ईरान पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तो ऑलरेडी जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो एट स्टेक है। देखें ये पिछले 8 दिन के अंदर बड़ी मुश्किल से इजरायली जो हैं वो बंकरों से निकल के अपने अपने घरों पे गए हैं, जो टूटे फूटे पीछे रह गए हैं उनके अगर कोई हैं तो ये अगर दोबारा शुरू होता है। इसराइल ने पानी की बारिश तो देखी थी लेकिन उन्होंने कभी मिसाइलों की बारिश नहीं देखी थी, इसलिए पहली बात तो इसको समझें। दूसरी बात यह है कि अमेरिका का एक ह्यूब्रिस टूटता जा रहा है। अमेरिका का जो एक उनका जो स्टेटस था बतौर एक सोल सुपर पावर का और बतौर एक अथॉरिटेटिव सुपर पावर का, आप देखें कनाडा ने क्या किया, स्टेयर का जो कियर स्टॉर्मर हैं उनके बरतानिया के वजीर आजम, जर्मनी, जापान, चाइना, ये रूस और फिर फ्रांस, इटली, स्पेन, क्या हो क्या रहा है। आखिर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जन्म ले रहा है और अमेरिका इसको कबूल नहीं कर रहा, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वो समझता है कि मैं अभी भी वो चॉकलेट हीरो हूं। आपको पता है हमारे वहीद मुराद साहब एक वक्त में बहुत बड़े हीरो थे और कोई शक व शुबा नहीं है, व्हाट ए एक्टर ही वाज। लेकिन फिर वो कहते थे कि मुझे हीरो ही लिया जाए, लेकिन अब उनकी उम्र बढ़ गई थी, अब वो हीरो के तौर पर नहीं आ सकते थे। एक ऐसा बॉक्सर जो कहता था कि माइक टाइसन जिसको कभी शिकस्त नहीं हुई थी लेकिन फिर कोई आके उसको शिकस्त दे गया। सर अब जेडी वेंस के पास हीरो बनने का मौका है। मैं अब्दुल्ला साहब मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लें। अब जेडी वेंस के पास तो ये मौका डेफिनेटली है, उनकी सियासत आगे पड़ी है, उनको हीरो बनना होगा या अपने आपको ये साबित करना है कि वो हीरो बनने के लायक हैं। डॉक्टर साहब आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? एक तो जानिब हम देख रहे हैं कि मुज़ाकराती अमल हुआ और उस पर जो भी डेवलपमेंट हुई वो आपने देखी, लेकिन दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अपने एक और वे में चल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम ये जंग जीत चुके हैं, डील होती है नहीं होती हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर ये मुज़ाकराती अमल की अहमियत क्या है? देखिए जी, ये जो ट्रंप साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 2-3 डेज़, ये बिल्कुल इंटायरली उन स्टेटमेंट्स से डिफरेंट हैं जो ड्यूरिंग द 40 डेज़ वॉर वो देते रहे। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो बहुत सारे लोग उनको समझते हैं कि शायद वो वैसे ही बोल देते हैं और ऐसे कर देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उनकी एक मीडिया हैंडलिंग है जो वो करते हैं। बेसिकली उनकी स्टेटमेंट्स और उनके एक्शंस नॉर्मली एक दो डिफरेंट डायमेंशंस में चल रहे होते हैं। बेसिकली ट्रंप साहब जो हैं वो क्योंकि मीडिया हैंडलिंग करते हैं, उनको ये आइडिया है कि ये जो न्यू वॉरफेयर है, जो हाइब्रिड वॉरफेयर जिसमें कहते हैं, इसमें वेपनाइजेशन ऑफ जो है ना, जो
स्टेटमेंट्स नैरेटिव को वेपन के तौर पे यूज़ किया जाता है। अब बहुत सारे जो टारगेट्स अचीव करना चाहते हैं ट्रम्प साहब, उनकी कोशिश ये होती है कि वो सिर्फ नैरेटिव के थ्रू ही कर लिया करें। अब आप ये देखें कि पिछले 2-3 दिन से ही इज़ कॉन्टीन्यूसली रिफ्लेक्टिंग सम पॉजिटिव सिग्नल्स जो कि पूरी दुनिया में नोट भी किए जा रहे हैं। और इस पे भी कहना कि मुज़ाकरात बेशक नाकाम हों या कामयाब हों, इसका मतलब ये है कि ही इज़ नॉट पुटिंग ऑल हिज एग्स into the basket of the success of the negotiation। यानी वो ये नहीं कहना चाहते कि यार अगर ऐसे नहीं होगा तो मैं दोबारा अटैक करूंगा। मेरे लिए ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका ईरान पर दोबारा अटैक करने की जो पॉलिटिकल कॉस्ट है वो ट्रम्प साहब अब देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें इसमें थोड़ी सी उम्मीद की किरण नज़र आती है कि कुछ ना कुछ ये जाके जब जेडी वेंस जो हैं और ये वापस जाएंगे और जाके उनको बताएंगे कि जी ये पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर वो लीवरेज देने के लिए तैयार है और इन पॉइंट्स पर लीवरेज देने के लिए तैयार नहीं है। सॉरी, मेरे ख्याल में एक जो न्यूक्लियर के साथ जो एक बहुत बड़ा इशू है, जो प्रॉक्सी है, जो लेबनान है जैसे और दूसरे जो प्रॉक्सीज हैं ईरान की, उनको सपोर्ट करने की जो बातचीत है जिनको शायद अभी ओपनली नहीं डिस्कस किया जा रहा, वो भी एक इशू है जिसके ऊपर ईरान जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए शायद तैयार नहीं होता। बिकॉज़ ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू शायद ये है कि जी अगर हमने अपनी प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना छोड़ना है तो फिर अमेरिका जो है वो रीजन से विड्रॉ करे, अपने यानी बेसिस ख़त्म करे, जो कि मेरा ख्याल है कि अमेरिका के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि जिसके ऊपर एक जो है ना वो कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ अल्टीमेटली ईरान के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। ईरान के लिए भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये जो स्ट्रेटजीज। जी प्लीज़ डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी एक गुजारिश है कि जब सुपर पावर का नाम आता है तो उनके साथ जो उनके दोस्त होते हैं उनको एलआई कहते हैं, लेकिन जब छोटा मुल्क होता है तो हम उसको प्रॉक्सी कहते हैं। नहीं, ईरान का भी ये एलआई है। देखें अभी उनकी मजबूरी और वो इस बात पे दुरुस्त कह रहे हैं, एक भी खित्ते के अंदर मुल्क में आग लगी तो पूरे खित्ते को लपेट लेगी। आप फरमाइए, माफी चाहता हूँ। नहीं, आपने सर बिल्कुल आइडेंटिफाई ठीक किया। बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि जो अमेरिका की जो बेसिस हैं रीजन में, उनको अमेरिका की प्रॉक्सीज के तौर पे लेना चाहिए। लेकिन वो क्योंकि इंटरनेशनल नॉर्म्स इस तरह की नहीं है, जियोपॉलिटिकल नॉर्म्स नहीं है, वो बेसिस को बेसिस ही कहते हैं। वरना अमेरिका ने अपनी प्रॉक्सीज ही अपनी की हुई है ना जी। और बीइंग सुपर पावर, पूरी जो ग्लोबल जो स्ट्रेटेजिक थिएटर है उसमें उसने जगह जगह पे जहाँ पे बहरी बेड़े खड़े किए हुए हैं, और वो ये सारी एक आपको तो बहुत अच्छी तरह से आइडिया है कि ये बड़ी एक वेल थॉट आउट प्लान्स होते हैं। और इसमें अगर डिस्टर्बेंस हो तो वो जो सुपर पावर का स्टेटस है, जिसको आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है कि जो वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसको अब क्या कहा जा रहा है बेसिकली, उसमें यूनिपोलर वर्ल्ड जो है दैट हैज़ बीन चैलेंज्ड। और जो आपका थोड़ा सा मैं इससे इख्तिलाफ करना चाहूँगा कि जो आपका ये कहना है कि अमेरिका अभी भी अपने आप को चौधरी समझ रहा है, मेरा ख्याल ये है कि ट्रम्प साहब को ये बहुत अच्छी तरह रियलाइज़ हो चुका है कि he is no more the चौधरी of the world. What he is trying to do? He is trying to manage the जो समझ लें कि उनका जो स्टेटस चेंज हो रहा है उसको मैनेज करने की वो कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह नेटो से निकलना, बहुत इनवर्ड लुकिंग, डॉलर्स इकट्ठे करना, और साथ ही ये जो चैलेंजेस जहाँ जहाँ उनको पेश आए हैं। देखें, ट्रम्प साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जब आए पावर में कि उन्होंने अपने जो दो दुश्मन थे जिनको समझा जाता था, चाइना और रशिया, दोनों के साथ हाथ मिला लिया और उनके साथ गैप को कम करने जा रहे हैं। आपको पता है कि शॉर्टली ही इज़ नाउ गोइंग टू विजिट चाइना ऑल्सो, और प्यूटन के साथ बड़ा अच्छा उन्होंने कहा जी आप यूक्रेन की वॉर को ही सपोर्ट करना छोड़ दिया, बिकॉज ही थॉट कि ये जो दो दुश्मन हमने अपने रखे हुए हैं, इनकी वजह से मैं जो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा खर्चा अमेरिका करता है उससे उन्होंने हाथ उठा लिया। WHO से निकल गए, जो वो पेरिस प्रोटोकॉल से निकल गए, नेटो को उन्होंने कह दिया कि जी मैं आपको नहीं कहूँगा, यूनाइटेड नेशन को भी कह दिया मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें ये जाहिर करता है कि ट्रम्प साहब ये रियलाइज़ करते हैं कि अगर हमने रीएडजस्टमेंट्स ना की अपनी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग में, तो वो जो चौधरी वाला जो फैक्टर है वो तो ख़त्म होगा ही होगा, उसकी बहुत सारी कॉस्ट भी शायद पे करनी पड़ जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये पॉइंट राइट। अब्दुल्ला साहब, मैं चाहूँगा इस पे आप भी अपना मौक़िफ़ दें। मैं हैदर आपकी तरफ भी वापस आता हूँ इस टॉपिक को लेकर। वो ये है कि जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि शायद ये पॉजिटिव हमें लेना चाहिए, जो ट्रम्प का मौक़िफ़ सामने आया, ये शायद अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन इज़ दैट कि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर ईरान हमारी ऑप्शन को, हमारी इस ऑफ़र को कबूल नहीं करता तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो असरात होंगे, वो ज़्यादा वर्स्ट होंगे ईरान के लिए एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। डू यू एग्री विद दैट?
देखिए ये बात दुरुस्त है कि कॉन्सिक्वेंसेस तो ईरान के, क्योंकि अभी तक जितना भी नुकसान हुआ, अमेरिका को एक उनके जो स्टैचर है उसको धचका लगा, लेकिन मेनलैंड अमेरिका को क्या नुकसान हुआ ये देखे ना, कि क्या कोई मिसाइल वहां गिरा, क्या अमेरिकन आवाम को कोई नुकसान हुआ या उनके कोई इंस्टॉलेशंस को नुकसान हुआ। हाँ, उनके जो अड्डे हैं उनको तो तकरीबन 17 अड्डों को तो उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। लेकिन जो ईरान का नुकसान हुआ, अब अमेरिका की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि हम किसी सूरत अगर इनको विन नहीं कर सकते तो इतना पीछे धकेल दें कि इनको इजराइल के सामने खड़े होने में वक्त लग जाए। लेकिन ये भी वो भूल रहे हैं कि इस दौरान अरब दुनिया का एतमाद अमेरिका के वेपन सिस्टम पर और उनके दिफा के ऊपर वो खत्म हो गया, और ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में अमेरिकन के लिए एक अलमिया है। सर और इकोनॉमिक अब कॉस्ट लगता भी तो ये है हुई, कि वो सर इकोनॉमिक कॉस्ट भी वो हुई, बनाएंगे। सर इकोनॉमिक कॉस्ट भी हुई जो जंग के अंदर बर्दाश्त करनी पड़ी। इकोनॉमिक वॉर तो यह है कि आबनाए हुर्मुज ने 100 एटम बम के बराबर किरदार अदा किया। तीसरी आलमी जंग जो कि मुआशी जंग है वो तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है ना। आप देख लीजिए कि मईशत तो एक दिन में ये थोड़ी है कि बटन लगा है तो अभी ऑफ कर दो तो अभी ऑन कर दो। जो मुआशी नुकसान होना था, जो अभी आप देखें कि 5 साल तकरीबन जो LNG की जो फैसिलिटी कतर के अंदर है उसको दोबारा से रिस्टोर होने में टाइम लगेगा, और $8 बिलियन का नुकसान हुआ। इट्स नॉट ए जोक। और फिर खास तौर पे ये वो ममालिक थे जो खलीजी ममालिक जो कमाते थे वो अमेरिका में इन्वेस्ट करते थे, और इसी वजह से तकरीबन मोर और लेस $3.25 ट्रिलियन इन्होंने मुआहदात किए हुए हैं। अब $3.25 ट्रिलियन कहां से लाएंगे बाबा? ये 40 दिन के अंदर जो नुकसान हुआ है वो तो आप समझे कि अभी दे आर नॉट इन अ पोजीशन कि वो इसको रिस्टोर कर सकेंगे। ऐसी पोजीशन फिर जो देखें प्रोटेक्शन एंड जो इसको कहते हैं ये जो लॉजिस्टिक सेल है, ये कहता है कि दुनिया के अंदर जो शिपिंग लाइनर्स हैं इनको तकरीबन ये लगेगा कि 12 से 24 महीने का टाइम अपने आप को वापस लाने के लिए। प्रोटेक्शन एंड लायबिलिटी क्लब, P&L क्लब की बात कर रहा हूं मैं। तो 24 महीने के अंदर शिपिंग कॉरपोरेशन क्या करेंगे? अगर उनकी इंश्योरेंस नहीं होगी तो वो चलेंगी नहीं। अच्छा, फिर जिस यूरोप को वो रूस का डरावा देते थे, वो यूरोप को तो रूस को प्लेट में रख के इन्होंने पेश कर दिया है। वो गैस की रिक्वायरमेंट है, वो ऑयल की रिक्वायरमेंट है, और रूस ने दूसरी जानिब जो है उनको मजीद जलील करने के लिए, दूसरे लफ्जों में उन्होंने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है कि जी हमारी तो अपनी ऑयल जरूरियात हैं, हम तो उसको देखेंगे। आबनाए हुर्मुज के अच्छा फिर क्या होगा? जब वो अमेरिका की तरफ शिप्स जाएंगे तो उसमें कार्गो ज्यादा टाइम लगेगा, फिर कार्गो के पैसे ज्यादा लगेंगे, फिर जितना भी उनके ऊपर फ्रेट चार्जेस हैं वो मजीद बढ़ेंगे, और फिर इवेंचुअली कौन बर्दाश्त करेगा? यूरोपियन अवाम बर्दाश्त करेगी। जब यूरोपियन अवाम बर्दाश्त करेगी तो उनके यहाँ रिजेंटमेंट आएगी और वो खड़े हो जाएंगे अपनी हुकूमतों को गिराने के लिए। ये एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू हो गया है जिसके अंदर आप एक सिरे को अगर छोड़ते हैं तो 2 सिरे और पकड़े जाते हैं। इसलिए ये अमेरिका की जो ऐसे ही होता है, जब एक सुपर पावर या एक डायनासोर जब मरने लगता है तो फिर वो इधर उधर दुम मारता है, कहीं वो गिरता है, उसके बाद हैदर साहब तो वो जाहिर है फिर अपने साथ काफी को लपेट भी लेता है। हैदर साहब आप फरमाइए। सुन पा रहे हैं अब्दुल्ला भाई? मेरी आवाज आ रही है अब्दुल्ला भाई? जी जी अभी आ रही है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आपने ये जो इकोनॉमी की बात की, आपको क्या लगता है अगर जो ईरान अब जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल किए बैठा है और वो मुस्तकबिल में बात कर रहे हैं कि हम जो टोल लेंगे इसके ऊपर वो डॉलर्स में नहीं होगा, हम युआन में लेंगे, तो वो जो अमेरिका की पेट्रो डॉलर इकोनॉमी है उसको ये कितना बड़ा नुकसान पहुंचेगा? क्योंकि हमने देखा इससे पहले ब्रिक्स भी एक अल्टरनेट इकोनॉमी के ऊपर बात कर चुकी है। अभी नेटो का जो रवैया रहा है, यूरोपीय ममालिक का जो रवैया है, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से उनको एनर्जी क्राइसिस का सामना है, उनको जो है वो चाहते हैं कि इस रीजन से उनको जो है वो गैस मिले, उनको यहाँ से जो है ये तेल मिले। तो वो आपको लगता है कि ये अमेरिकन जो पेट्रो डॉलर इकोनॉमी है उसको फिर हर्ट करेगी? हैदर साहब, क्योंकि आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन थी, हाउएवर जो मैं समझ पाया हूँ
वो ये है कि जो अभी ट्रेड के और दुनिया के तरीके चेंज हो रहे हैं। जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था 9/11 के बाद बनाया गया, वो तो खत्म हो गया, ये बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है। अब इसके अंदर जो नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर क्या पुराने तरीके चलेंगे, यानी कि आपका IMF होगा, वर्ल्ड बैंक होगा, FATF होगा, लोगों को दबाया जाएगा, यूनाइटेड नेशन के कवानीन होंगे। हाँ, वो तमाम कवानीन ऐसे हैं जो अमेरिका पे लागू नहीं होते, लेकिन अमेरिका सब पर लागू करना चाहता है। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको यूनाइटेड नेशन की जगह SCO नजर आएगा, आपको IMF की जगह आपको अब ब्रिक्स बैंक नजर आएगा, आपको FATF और दीगर की जगह पे आपको अब एशियन डेवलपमेंट बैंक और दीगर इदारे नजर आएंगे। लुक ईस्ट की तरफ पॉलिसी झुक रही है, लुक वेस्ट का टाइम अब खत्म हो गया। आप देखें कितनी अजीब बात हुई है कि एक ही वक्त में अमेरिका और यूरोप दोनों कोलैप्स कर गए, यानी कि उनका जो एक ऑरा था वो ब्रेक हो गया, उनकी जो एक मिथ थी वो टूट गई, उनका जो भरम था वो चकनाचूर हो गया। दुनिया के सामने बर्तानिया जैसा मुल्क क्यों नहीं शामिल हुआ? इसलिए नहीं शामिल हुआ क्योंकि 70% हथियार वो यूक्रेन को दे चुका है और उसके बाद ठीक है अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे क़िता कलामी की माजरत चाहूंगा। एक शार्प ब्रेक हमने लेनी है और ब्रेक के बाद में आप ही से न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से भी बहुत सारे बयानात हैं जिसमें तजाद है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान और अमेरिका में डील तो नहीं हो सकी, लेकिन एक जानिब अमेरिका ये कह रहा है कि हमने बहुत लचक दिखाई है, ईरान ने लचक नहीं दिखाई, लेकिन दूसरी जानिब ईरान ये कह रहा है बहुत सारे नुकात ऐसे हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिस पर इत्तफाक कर लिया गया है, लेकिन अभी इसमें कुछ वक्त लगेगा। इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे एनालिस्ट, हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर सैयद राग़िब अली भी साथ ही हैं, हैदर हयात खान साहब भी साथ हैं, जबकि हमें सलमान हैदर ने भी ज्वाइन कर लिया है। सलमान भाई, मैं चाहूँगा मैं आगाज़ आपसे करूँ, ये कहिएगा कि क्या मामला ऐसा ही है जैसा हम देख रहे हैं? आपको लगता है जैसा कि JD वैंस कह रहे हैं कि हमने तो बहुत लचक दिखा दी, अगर डील नहीं होती तो ये ज़्यादा नुकसान इसका ईरान को होगा, लेकिन ईरान ये कह रहा है बहुत सारे नुकात ऐसे हैं जिस पे बात हो गई है, इत्तफाक भी कर लिया गया है, लेकिन चंद ऐसी चीज़ें हैं जिस पे बात अभी होनी बाकी है, जिसके लिए कुछ डेफिनेटली टाइम रिक्वायर्ड होगा। आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा, अलीडा, सबसे पहले तो ये कहीं भी नहीं डिसाइड था कि इस इस्लामाबाद वाली टॉक्स के अंदर कोई अकॉर्ड भी आ ही जाएगा। कतन ये कहीं भी हमने कहा ना, हमने कहीं प्रियम्प्ट किया ना, मैंने और आपने ना, राग़िब भाई ने ना, हैदर हयात खान ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि जी कोई ना कोई अकॉर्ड हो जाना है। और हम यही कह रहे थे कि बहुत भी हद हो गया तो ये जंग बंदी का जो दौरानिया है ये एक्सटेंड हो जाएगा और फिर दोबारा मुज़ाकरात का एक नया दौर होगा। तो एक तबीयतन जल्दबाजी अगर किसी के अंदर हो तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता। हर लिहाज से ये डोर्स ओपन है, हर लिहाज से एक मौका दिया गया है। ये आप ये भी तो देखें, 21 घंटे की कॉन्टिन्यूस सिटिंग के बाद इस जगह पर पहुंचना डेफिनेटली नीड समथिंग मोर ना। कल रात को ये खबरें भी थी कि कुछ मजीद ईरान से कुछ और लोग भी आए इस मुज़ाकरात में शिरकत करने के लिए, उनकी भी फुल फ्लैश टीमें मौजूद थी। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए। ट्रम्प खामोश है इस टाइम ना, नहीं तो अब तक वो 1800 ट्वीट कर चुका होता। ट्रम्प खामोश है, तो इसका मतलब है हाँ, ईरान अलहदा से बड़ी एहतियात का मुजाहरा कर रहा है। वो अलहदा से कहीं भी नहीं था ऐसा कि ईरान बहुत टेबल सारी जीत के निकल जाएगा या अमेरिका बहुत ज्यादा निकल जाएगा। नो, पाकिस्तान की पोजीशन अपनी जगह पर वो तो इंटैक्ट है ही। परवरदिगार ने जो इज्जत दी, ट्रम्प का रिस्पांस आया, मैं आपको ऐड कर दूं सलमान साहब, ट्रम्प का रिस्पांस आया। ट्रम्प ने कहा है कि डील होती है या नहीं होती है हमें से फर्क कोई नहीं पड़ता, हम ये जंग जीत चुके हैं। ये भी उनका रिस्पांस अभी आया। नहीं, ये रिस्पांस अभी नहीं है। मैं आपको ये भी बताता हूँ, ये आपसे ये तकरीबन 13 घंटे पहले का ट्वीट है। ट्रम्प का एक रिस्पांस आया है, उसने एक अदद उसने एक आर्टिकल शेयर किया है जिसमें ईरान के समंदरों के हवाले से उसने किया कि किसी तरह ईरान की जो आबी गुजरगाहें हैं सारी, यानी ईरान के सराउंडिंग में जितना समंदर है ना, उसको नाकाबंदी करती जाए। उसने वो एक आर्टिकल कहीं लिखा हुआ था कि नाकाबंदी का क्या ख्याल है, जो उसने वेनेजुएला के साथ किया था। जस्ट ही शेयर्ड दिस, He didn't say a single word. इसका मतलब ये है कि ट्रम्प ने एक वो बगैर मुंह से बोले एक थ्रेड दी कि मैं आने वाले वक्त में ये भी सोच रहा हूँ, मेरा ट्रम्प कार्ड ये हो सकता है। उसने कहा, he said my trump card. उन्होंने कहा ये हो सकता है कि मैं ईरान के समंदरों की नाकाबंदी कर दूं, तेल पानी तो क्या, कोई खुराक की कोई चीज भी ईरान न जा सके। ये अगेन उसकी एक, जैसे कहते हैं, नहायत ही से कहते हैं ये लाजिम नहीं है कि वो इसके ऊपर काम कर सके या ये किसी तौर पर नाफिज हो सके। भाई पूरी दुनिया है इसके अंदर, ये भी करके वो ख्वाहिशें पूरी करके देख ले। लेकिन नहीं, मैं अभी भी जवाद जरीफ साहब जो साबिक वजीर खारजा जी,
उनकी स्टेटमेंट को मैं इसलिए इंपॉर्टेंस दूंगा, उन्हें कि जनाब वेट करें, ये धौंस धमकियों के साथ नहीं, दे हैव चूजन नॉट टू एक्सेप्ट आवर टर्म्स, ये कहा है ना जेडी वैंस ने, उन्हें कहा नो नेगोशिएशन एटलीस्ट विद ईरान विल सक्सीड बेस्ड ऑन आवर योर टर्म्स, द यूएस मस्ट लर्न यू कांट डिक्टेट टर्म्स टू ईरान, इट इज नॉट टू लेट टू लर्न येट। वो सीखे हैं, हमें डिक्टेट नहीं करें, हम काले कपड़ों में आए हैं और इसका नाम ही मुनाफ 168 है, इस वक्त का नाम, जो 168 बच्चियां शहीद हुई हैं। हम उन बच्चियों की तस्वीरें और खून आलूद बैग लेके आए हैं, जिसके घर में 100 को उसे डिक्टेट कराएंगे? नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ये बड़े तरीके से, ये बोलो टैक्टिक्स हैं पूरा। आप मुझे ये बता दें, इस सारी सिचुएशन में ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं? अपने फौजी मारे जा रहे हैं, अपने लोग बदवाएं कोसने तक तो वो आ गए, पूरे मीडिया को उन्होंने कलायदा से लाइन पे रखा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम को वो झूठा कहते हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल को वो झूठा कहते हैं, CNBC को वो झूठा कहते हैं, हर एक को वो ये कह रहे हैं, उनका सिर्फ मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं, जो वो बोल रहे हैं वो सच नहीं है। वेट, अभी तक किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात, कोई चीजें, हाँ कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जी सीज फायर बंद हो गया। नो, सीज फायर अभी जगह अपनी तरफ, एक तरफ से बिल्कुल इंटैक्ट है। तो थोड़ा सा टाइम मार्जिन दें उनको, अपनी टीमों से जरा बात करें। इस दर्जन से ज्यादा, यानी 7 बार डोनाल्ड ट्रम्प उनके साथ राब्ते में इस 21 घंटे की नशिस्त में जो पाकिस्तान के अंदर थी जेडी वैंस की। यस, इट मैटर्स, थोड़ा वेट करेंगे इंशाल्लाह। ये सही जो है, ये तो तय है, ये जब भी उन्हें मुज़ाकराती होने। ठीक डॉक्टर साहब, आपने सलमान साहब की बात सुनी। ट्रम्प की हम स्पेसिफिकली अगर बात करें तो अगर जो अभी डिमांड्स इस वक्त चल रही हैं, जो टॉकिंग पॉइंट्स जिन पे बात मुमकिन तौर पर हो रही होगी या हुई होगी, उसमें न्यूक्लियर वेपन्स की बात सरे फहरिस्त आती है। लेकिन इसके हवाले से डोनाल्ड ट्रम्प के तजाद हमने देखा है, माजी में मुतजाद बयानात भी सामने आ चुके हैं। कई बार वो कह चुके हैं कि हमने जो न्यूक्स हैं, जो एटमी प्रोग्राम है, उसको तबाह कर दिया है। ये दावा कई बार किया उन्होंने, लेकिन अब हम देखने के मामला उसी बात पर आके रुका हुआ है कि जी इसके ऊपर हमें गारंटी चाहिए। असल में जी थोड़ा सा इसको हमें थोड़ा सा डीपली देखने की ज़रूरत है अगर हमने इस सारे सिनेरियो को समझना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे जो पोजीशनिंग है दोनों की, वो इस वक्त क्या है। ईरान की पोजीशनिंग क्या है इन नेगोशिएशंस में, और अमेरिका की पोजीशनिंग क्या है। ईरान जो है उसके ऊपर अमेरिका ने अटैक किया और उनका दावा है कि हमने उनका सारा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सारा स्ट्रक्चर जो है ना वो तबाह कर दिया। फॉर इंस्टेंस ईरान का वो कहते हैं, जो कि दावा है उनका। अब ईरान के पास उसकी पोजीशनिंग ये है कि ईरान हैज़ नथिंग टू लूज़ एंड लेस टू ऑफर। एक बंदा है जिसको आपने जितना मार सकते थे मार दिया। वो समझते हैं कि अमेरिका ने हमारा जो कुछ करना था कर लिया, अब ये कुछ नहीं कर सकता। तो ये तो उनके पास हैज़ नथिंग टू लूज़। ऑफर उनके पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। अमेरिका को ईरान क्या ऑफर कर सकता है? उसके बाद 2-3 चीज़ें हैं जो उनकी रेड लाइंस हैं। अमेरिका की पोजीशन इस वक्त क्या है? उसकी पोजीशनिंग ये है कि ही हैज़ मैनी थिंग टू लूज़ एंड ही इज़ नॉट रेडी टू ऑफर। मैनी थिंग टू लूज़ क्या है? ट्रम्प साहब जो है उनकी इस वक्त पॉलिटिकल जो पॉपुलैरिटी है वो एट स्टेक है। फॉर इंस्टेंस इफ़ ट्रम्प साहब को, मेरे ख्याल में, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, कि अगर ट्रम्प साहब को इस वक्त कहा जाए कि जी अब दोबारा जंग करने का डिसीजन लें, तो पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी जो उनकी, इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी उनकी कहाँ पे जाएगी? आप खुद सोचें कि इस सिचुएशन में जहाँ पर पीस का एक इतनी बड़ी एक गेम जो है, ये समझ लें या समझ लें कि पीस का एटमॉस्फेयर बन चुका है, उसको ब्रेक करके फिर वॉर में जाना, ये कोई सेन जो पॉलिटिकल माइंड है वो इस वक्त ये डिसीजन नहीं ले सकता। और इसके अलावा इकोनॉमिकली देख लें, इंटरनल प्रेशर देख लें, इंटरनेशनल प्रेशर देख लें। अभी देखें कि कॉन्टीन्यूसली सारे जो हेड्स ऑफ द स्टेट्स हैं वो सारे ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जी नेगोशिएशन की तरफ वापस जाएं आप। तो ट्रम्प साहब के पास जो है ना, उनके पास लूज़ करने के लिए बहुत कुछ है, बट ऑफ़र वो नहीं करना चाहते। ही हैज़ मैनी थिंग्स टू ऑफ़र, क्योंकि अगर वो ऑफ़र करेंगे तो उनको ये लगता है कि शायद वो उनके लिए एक पॉलिटिकल बार्गेन जो है ना वो बड़ी बैड हो जाएगी उनके लिए। अब ये है वो चीज़ जहाँ पे दोनों के आके समझ लें कि एक एंटेंगलमेंट हुई है दोनों पार्टीज़ की। व्हाट ईरान इज़ डूइंग बेसिकली, ईरान इज़ नाउ निगोशिएशंस के हिसाब से बिल्कुल ठीक गेम कर रहा है ईरान। अगर उन्होंने कहा जी हमने अपनी बेस्ट डील दे दी है, व्हाई शुड ईरान एग्री टू इट? अगर ईरान समझता है कि यहाँ पर अपनी बेस्ट डील ये दे रहे हैं तो दे वुड लाइक टू हैव मोर। तो उन्होंने वो उसको टाइम गेन किया। 2 हफ्ते का टाइम तो आराम से है ना दोनों टीमों के पास। अभी तो 21 घंटे गुजरे हैं, अभी इस तरह के 21 घंटे तकरीबन 10 और बाकी हैं। तो ये जो है ना, ये तो आखिरी घंटे तक भी जाकर ये डील चल सकती है। ये एक चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए।
दूसरी बात जी प्लीज आप डॉक्टर साहब, आपने बात की कि अभी टॉक्स का प्रोसेस चल रहा है और उसके अंदर जो है वो ऐसा नहीं करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। इससे पहले जब खामनाई को शहीद किया गया, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान को शहीद किया गया, तब भी बात टॉक्स की चल रही थी और कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात की तरफ आए, मामलात को सेटल करें, डील करें, लेकिन तब हमने देखा कि अचानक से अटैक हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा, उस पोजीशन में या उस वक्त जो समझ लें कि उस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में बड़ा फ़र्क है। उसमें अभी उसने वॉर शुरू की थी या थोड़ा बहुत अभी चले थे, अब वो 40 डेज़ की वॉर के बाद ट्रंप साहब सीम्स टू हैव रियलाइज्ड कि यार इस तरह मैं आर्म ट्विस्टिंग करके ईरान को नहीं मना सकता, क्योंकि ईरान ने पूरे दुनिया में देखें इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस जो है उसको पैदा किया हुआ है। और अमेरिका खुद जाके वो कहता है जी हम अपनी वो जो उनकी जो सुरंगें उन्होंने बिछाई हुई हैं सी में उनको हम साफ कर रहे हैं। तो अब देखें कि कितनी क्रिटिकल सिचुएशन में अमेरिका खुद भी, जहां से उसके जहाज नहीं गुजरने उसको वो साफ कर रहे हैं कि यार ये इकोनॉमी का साइकिल जो है ये शुरू हो। पहले भी डेडलाइन दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अपनी डेडलाइन से उन्होंने फिर जो है वो बयान पूरा चेंज कर लिया और सिनेरियो बदल गया। अब भी उन्होंने डेडलाइन दी थी, उससे पहले हम लोगों ने खैर अब ये मुज़ाकराती अमल का हो आगाज़ सकता है कर कि वो दिया। डेडलाइन दें, कहें ये 2 हफ्ते का है तो फिर आगे एक्सटेंड कर दें, तो दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल। हमें इसको पॉजिटिविटी से देखना चाहिए। मेरे ख्याल में मुझे कम से कम किसी तरफ से भी कोई ऐसा सिग्नल इस वक्त नजर नहीं आ रहा कि ये चीज़ जो है दोबारा वॉर की तरफ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल मस्बत चीज़ हो रही है अब तक जो हो रही है। अच्छा, इसमें जो मुतालिबात किए जा रहे हैं, हैदर आप इस पर क्या कहेंगे? एक तो न्यूक्लियर वेपन्स वाली बात, जिस पे अमेरिका ने बड़ी बार दावा किया कि हमने तबाह कर दिए, ख़त्म कर दिए हैं, जो न्यूक्स थे उनके उसको डिफ्यूज़ कर दिए। फिर अचानक कहा जा रहा है कि जी मामला वहीं पर रुका हुआ है। एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि जो जंग का नुकसान है उस पर ईरान ने पहले भी बात की है कि हमें उसका जो है वो अजाला दें, पे करें, हमें जो हमारा लॉस हुआ है। जायज़ मुतालिबा है और उस पर अमेरिका को लगता है आगे फ्यूचर में मान सकता है, निगोशिएट कर सकता है इस बात पे भी? अच्छा देखिए, जिस वक्त जून 2025 में इजराइल ने ईरान पर हमला किया और उसके बाद अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स ने स्ट्राइक किया ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, तो उस वक्त भी अमेरिका ने यह दावा किया था कि हमने ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम से कई साल पीछे धकेल दिया है। फिर उस वक्त उन्होंने ये भी, इजराइल ने यह दावा किया कि हमने ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो तहस नहस कर दिया है। अभी जिस वक्त हमले हुए तो आगाज़ फिर यहाँ से ही हुआ था कि हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। हैदर, मैं आगाज़ आपसे करूँगा, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, मैं आपसे आगाज़ का मौक़िफ़ है वो सामने लाएंगे, एक वक्त हुआ ब्रेक का। डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये दावा कर चुके हैं हमने जो एटमी प्रोग्राम है उसको तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया, लेकिन अब फिर बात वहीं पर आकर रुकी है। और दूसरी चीज़ ये कि ईरान जो मुतालिबा कर रहा है कि हमारा जो जंग के अंदर नुकसान हुआ है उसका हमें पे किया जाए, राइट मुतालिबा है? आपको लगता है अमेरिका उस पर मानेगा? ये न्यूक्लियर प्रोग्राम की है। हमने देखा कि गुज़श्ता साल जिस वक्त जून में इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो 22 जून को जब अमेरिकन बंकर बस्टर बॉम्बर्स ने ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को नेतन्स में, फर्दो में और इस्फहान में उन पर अटैक किया, तो उस पर उन्होंने क्लेम किया कि अब हमने ईरान को कई साल पीछे धकेल दिया, अब ईरान कई साल न्यूक्लियर प्रोग्राम में जो है वो दोबारा दाखिल नहीं हो सकता। रवां बरस जब जंग का आगाज़ हुआ फिर दोबारा वही क्लेम्स दोहराए गए और आज जब जंग के 40 रोज़ के बाद मुज़ाकरात की मेज़ पर वो बैठे तो अमेरिका का मुतालबा बदस्तूर वही है जिसको वो 2 मरतबा क्लेम कर चुका है कि हमने मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। अब एडिशनल चीज़ जो JD वेंस ने की, वो डोनाल्ड ट्रंप की तरह तो गुफ्तगू नहीं करते, वो बड़ी एहतियात के साथ गुफ्तगू करते हैं। तो उन्होंने कहा हमें यकीन दहानी चाहिए अब कि ईरान ये नहीं बनाएगा। अब वो यकीन दहानी किस तरीके से करवाई जानी है वो तो पता नहीं किस तरीके से मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि ईरान में ऑलरेडी आयतुल्ला अली खामनाई साहब का फतवा मौजूद है कि हम लोगों ने न्यूक्लियर हथियार जो है वो नहीं बनाना। तो इससे हटकर वो किस तरीके से यकीन दहानी करवाई जा सकती है, देखते हैं कि अल्लाह करे कि उनको किसी तरीके से यकीन आ जाए। बहरहाल जहाँ तक बात है ईरानियन डिमांड की, जो कंपनसेशन वो डिमांड कर रहे हैं, देखिए अगर अमेरिका ये मुतालबा मान जाता है डायरेक्टली कि ठीक है हम कंपनसेट करने को तैयार हैं, तो ये बहरहाल एक शिकस्त होगी अमेरिका के लिए। इसके लिए अल्टरनेट कोई तरीका हो सकता है, जिस तरह स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो है वो ईरान अगर टोल चार्ज करता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपनी ट्रुथ सोशल के ऊपर एक पैगाम के अंदर ये बात कही थी जिसमें ये मैसेज था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो कलेक्ट होने वाला पैसा है वो ईरान की रिकन्स्ट्रक्शन में खर्च होगा। तो डायरेक्टली तो आई डोंट थिंक कि अमेरिका इसको मानेगा। डिमांड बहरहाल ईरान की मौजूद होगी, लेकिन इसमें कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है मुस्तकबिल में अगर मुज़ाकरात का अमल जो है ये जारी रहता है।
राइट सलमान हैदर साहब, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने तो एटमी जो प्रोग्राम है उसको ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया, मुतादिद बार ये कह चुके हैं, लेकिन साथ में फतवा भी मौजूद है जिस पर सुप्रीम लीडर ने कहा कि हम ऐसे हथियार जो है वो नहीं बनाते। लेकिन अब ये कहा जा रहा है हमें श्योरिटी चाहिए कि आप ऐसे हथियार नहीं बनाएंगे मुस्तकबिल के अंदर। ये श्योरिटी हम किस तरह से देंगे, ईरान वाले किस तरह से श्योरिटी देंगे, एक ये सवाल है। दूसरा सर सवाल ये भी है कि जंग का जो नुकसान हुआ है उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, ये ईरान ने कहा है, कंपलसेट करना पड़ेगा। आपको लगता है ऐसा भी होगा? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है दुनिया की सुपर पावर का सदर है जी डोनाल्ड ट्रंप, और मैं पता नहीं क्यों नहीं उनकी बातों को सीरियस लेता, क्योंकि इतनी ज्यादा कॉन्ट्रोडिक्शन है उसके अंदर। लेकिन मैं थोड़ा सा इस कंपनसेशन वाले मामले को आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। कंपनसेशन का मतलब ये नहीं कि कैश दिया जाए, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सी चीजें, जिस तरह अभी हैदर भाई ने बोली बात, ये तो आपने हॉर्मस के टोल ही काफी है। जो साबका जो असासे ईरान के जो मुजरिम है उनको अनफ्रीज कर दिया जाए, यही कंपनसेशन है। दोबारा से मुल्क को दोबारा करना है। ईरान एक साल के अंदर दोबारा सब कुछ खड़ा कर देगा, बल्कि बेहतर से बेहतरीन खड़ा कर देगा। सर ये टोल टैक्स वगैरह जो टोल है जो आपने हॉर्मस के ऊपर, उस पे अगर वो आ जाए। अच्छा, अब हमें एक सर्टेन लिमिट तक एक्सेस थी सारे प्रोग्राम पे। मैं ईरानी मीडिया के साथ भी रिलेट था, ईरानी कोई तजियाकारों के साथ भी रिलेट था। कुछ चीजें सामने आई हैं। पहली बात तो ये कि खुदा के वास्ते इस सवाल को ही ना करें कि कोई मुज़ाकरात ना काम हुए। और सर ये मुज़ाकरात हुए कहाँ है अभी? 41 दिन की जंग, ठीक है, 1800 बच्चे और बच्चियां, जी हाँ, इस वक्त शदीद जख्मी है। 278 बच्चे शहीद हो चुके हैं। खामनाई साहब शहीद हो चुके हैं। अली लारेजानी शहीद हो चुके हैं। टॉप 3 क़यादत इस दौरान सारी शहीद हुई है। तो 21 घंटे की गुफ्तगू में ये तमाम शहादतें, ये होने वाला नुकसान, ये सब चीजें क्या ओवरकम किया जा सकता है? नो। अब से थोड़ी देर पहले ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान कहते हैं, इस्माइल बागाई, he said no one expected a deal from one meeting after JD Vance। सिर्फ एक मीटिंग में ये कैसे बात कर सकते हैं कि ये सब कुछ हो जाएगा? यूएस ईरान रीच वाशिंगटन मेड इट बेस्ट फाइनल ऑफर। ओके, मैंने कहा थोड़ा वेट करें, हमने इस पर बात करनी है, अभी आगे चल रहा। अभी तो डील का, अभी तो एक सिटिंग का आगाज हुआ है। और जो मेरी ईरानी मीडिया में मैं देख रहा था, क्योंकि ईरान का मीडिया को काफी एक्सेस थी, ये उनके तर्जुमान भी आके पेपर्स भी देते थे और वीडियो को जारी करते, उनके सारे नुमाइंदे वगैरह भी थे। उन्हें कुछ ऐसी चीजें भी मांगी गई जो जंग में नहीं जीत सका ईरान, अमेरिका, वो डिमांड की गई। फॉर इंस्टेंस, और न्यूक्लियर प्रोग्राम, उन्होंने कहा 0% इन्वेस्टमेंट, उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने इसकी अफजोदगी को ग्रेजुअली नीचे लेके आना 3% तक, वो फिर मुल्क का कोई निजाम ही ना चला सके, कोई एटमी बिजली घर नहीं ना बना सके। क्या आपने बिल्कुल इस प्रोग्राम को रोल बैक करना है? या दूसरी ऑप्शन, वो जो 300 या 430 किलोग्राम का जो अफजूदा यूरेनियम है वो हमें दे दें, या उसको मुकम्मल तबाह कर दें। ये तो डिक्टेट करने वाली चीज, ये वो पॉइंट्स है, कुछ पे इत्तेफाक हुई, वो पॉइंट्स थे। कैसे अपना हॉर्मस का कंट्रोल, हाउ कम? ये 41 दिन की हर लिहाज से लड़ी गई जंग में ईरान से आपना हॉर्मस का, मैं कह रहा हूं, एक मक्खी नहीं गुजार सका अमेरिका उधर से। तो अचानक टेबल पे बैठ के जेडी वैंस आए, सब गुड हो जाए, जी मैंने आपको अपना हॉर्मस दे दिया। उन्होंने कहा या तो टोल टैक्स शेयर करेंगे, या मेरे जो मिलिट्री वेसल्स है, मैं ईरानी मीडिया को कोट कर रहा हूँ, या जो मेरे मिलिट्री वेसल्स हैं वो अपने हॉर्मस पर खड़े होंगे इसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने। ओ भाई, उनको आप बम मारते हैं, उनको आप मिसाइल मारते हैं, आप उनसे ड्रोन उनके ऊपर गिरा रहे हैं, आप उनकी क़यादत को मार रहे हैं, तो वो कहेंगे आ जाओ जी हमारे समुद्र में, अपने मिलिट्री वेसल्स को लेके आ जाओ। ये वाकई वो चीजें हैं जो ये इतनी जल्दी इतनी जल्दी के किसी लिहाज से भी मानने के लिए नहीं ना, ये किसी लिहाज। और तीसरी चीज, वो लबनान नहीं बाज आ रहा, नहीं बाज आ रहा। अभी थोड़ी देर पहले उसकी भी स्टेटमेंट थी, पूरी रात बोलता रहा नेतन्याहू, क्या हमने तो जंगबंदी करनी नहीं है, हमने ईरान और ईरान की जितनी प्रॉक्सीज हमने उनके खिलाफ हमले जारी रखने हैं। इन तमाम चीजों के साथ ये मैं आपको दूसरा रुख बता रहा हूँ। ये जो लोग कुछ तजियाकार बेचारे, मैं उनका कुछ नहीं कह सकता, वही मुज़ाकरात नाकाम हो गए, दूसरा बैकेंड तो सुने ना, बाहर आके सिर्फ ये कहते ना मुज़ाकरात नाकाम हो गए। नो, आप ये भी तो देखें बैकेंड में चल कर आते हैं इन पिछले 6-7-8 घंटों के अंदर। नेतन्याहू कह रहा है मैंने तो हमले जारी रखने हैं, ठीक मुज़ाकरात के दौरान। अगले अपना हॉर्मस का कंट्रोल मांग रहे हैं, अपने मिलिट्री वेसल्स को उधर रखना चाह रहे हैं, ठीक मुज़ाकरात के दौरान। हाउ?
Right. अभी तो मुज़ाकरात का पहला पार्ट हुआ है। और एक चीज मैं इसको ना रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ, क्योंकि हैदर भाई ने बात की थी कि खामनाई साहब शहीद हुए। सर, खामनाई साहब की शहादत को मैं सिर्फ शहादत ना लेती, प्लीज मेरी इस बात को जरा गौर से सुनिएगा। खामनाई साहब की शहादत कम ट्रैप ज्यादा था अमेरिका के लिए। आप ये देखें, जब इस शख्स को ये पता है कि मैंने मारा जाना है, किसी भी वक्त, ईरान की भी तो एक इंटेलिजेंस है ना, किसी भी वक्त मेरे पर हमला होना है, वो उस बिल्डिंग में क्यों मौजूद है? वो कलाम पाक क्यों पढ़ रहा है? वो अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बेटे के साथ, अपनी बहू के साथ, अपने नवासे और पोतों के साथ क्यों मौजूद है? क्योंकि उससे पहले की स्टेटमेंट आपने ध्यान में रखनी है कि मुझे इस इनकलाब के लिए कुर्बानियां जितनी दोगे उतना ही इनकलाब बढ़ेगा। जिस दिन से खामनाई शहीद हुए, खामनाई साहब को मालूम था मैंने आज या कल जब भी है मेरे पे निशाने पे मैंने जाना है, वो खुलेआम क्यों थे उस जगह पर? उन्हें पता था कि मैं 84 साल है और मैंने कितना रह लेना यार, तो क्यों ना शहादत ही सही, इसी बहाने कौम इकट्ठी हो जाएगी। हुई ना। राइट, मतलब आपका सलमान साहब कहना यह कि उनकी शहादत के बाद जो ईरान है वो मजीद मजबूत हुआ है और अमेरिका जो है वो मजीद मुश्किल में है। राइट, मैं आप सर, ये एक पूरा ट्रांस है, जस्ट फील इट। अली लारेजानी टॉप लिस्ट पे थे जिस बंदे को मारना है। यौमुल कुदस पर वो बंदा जुम्मे के दिन तेहरान की सड़कों पर फिर रहा है जी, याद है वो जो बिल्कुल ऐसे इंटेलिजेंस ने कहा था पीछे देखो ये मेरा बंदा खड़ा हुआ है तुम्हारे। हाँ जी जी जी, ऐसे थोड़ी होता है। उसके बाद आप देखिए ईरान की क्या पोजीशन है। एक रात ऐसी नहीं ईरानी अपने घर पे सोए, एक वो होते ही सड़क पर है। सर, आप उसको सिर्फ महज शहादत न समझे, उसने तो ईरान को फिर इकट्ठा कर दिया। ठीक, ये तो तय हो गया मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा कर दिया। बिल्कुल ना बिल्कुल, मुस्लिम उम्मा छोड़े जी, ईरान को इकट्ठा भी काफी रहे, उस मुस्लिम उम्मा का भी कहाँ इकट्ठी हुई है। मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि 41 दिन की जंग में नहीं, लेकिन सलमान साहब मुस्लिम उम्मा को समझ तो आ गई हमारा दुश्मन कौन है और क्या कर रहा है हमारे साथ, ये अब अवेयरनेस तो दोबारा से आना शुरू हो गई है। मगर सर ऐसे बैठे ना जैसे सरों पर परिंदे। राइट, मैं चाहूंगा ब्रिगेडियर साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अब ब्रिगेडियर साहब, डू यू एग्री विद दैट, जैसे कि सलमान साहब ने भी कहा जो गुफ्तगू उन्होंने की, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए। काफ़ी लंबी जंग है, काफ़ी पुरानी एक दुश्मनी चली आ रही है और इतने कम टाइम के अंदर किसी रिजल्ट पे पहुंचना ये बात मुनासिब नहीं होगी। आपको लगता है, जैसा कि जेडी वेंस भी कह रहे हैं कि हमने तो लचक दिखा दी है, ये हमारे डीलर्स को एक्सेप्ट करें, नहीं करना तो हम जा रहे हैं। ईरान कह रहा है सब्र से तहम्मुल से बात करें, अभी हमें बहुत सारे नुकात पे आपको मना लिए, बहुत सारी चीजें अब भी बाकी हैं, लेट्स वेट फॉर दैट। मुझे सलमान की तो बात बिल्कुल नहीं आवाज आई कि वो क्या कह रहे थे लेकिन जो कह रहे थे और जो आपने कहा है जी, उसमें जो मुझे आपकी तरफ से समझ आया है, और वो ठीक है कि मुस्लिम उम्मा जो है वो आयतुल्लाह खामनाई साहब की शहादत के बाद एक नए पेज पे यूनाइट हुई है, और वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दी फ़िक़ा कि कोई सुन्नी है या शिया है जैसे पहले कहा जाता था, वो सारे लोगों ने ये देखा है। बल्कि ये छोड़िए, अपना न्यूयॉर्क में ये जो एक्सपेट्रिएट्स ईरानियंस रह रहे हैं, उन्होंने वो बुनियादी तौर पे पहले मुजाहरे कर रहे थे ईरानियन पब्लिक के खिलाफ, एंड दे वर इन लाइन विद दी अमेरिकन्स के जी आप वहाँ पे रजीम चेंज करें। अभी जब ये ईरान ने, अमेरिका ने वहाँ बमबारी शुरू की है, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोसेशन निकला है उन्हीं ईरानियंस का जो वहाँ पे मौजूद है, जिन्होंने ये डिमांड किया है कि जी इस चीज़ को बंद करो। हमने ये नहीं कहा था कि आप जाके ईरान को तबाह कर दो। तो इसका मतलब वो लोग भी इन टेंडम इन लाइन आ गए हैं विद द ईरानियन गवर्नमेंट। दूसरी बात, मैं इसको एक और एंगल से आपको चाहता हूँ कि गौर कीजिए। मुझे लगता है कि जेडी वैंस या उनका जो जेरेड कुशनर या बाकी लोग वो ये फैसला करके आए थे जो उन्होंने अनाउंस किया, वो इसलिए कि आई एम सॉरी टू से, बट मैं बीबीसी की रिपोर्ट पे बेस करके कह रहा हूँ कि जेडी वैंस ने बार बार ये कहा कि जी हमारी ट्रंप से बात हुई और हमारी उनसे पता नहीं कितनी दफ़ा बात हुई और हर मिनट के ऊपर हम उनसे मशवरा कर रहे थे। तो अभी जो बीबीसी ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है वो तो ये कह रही है कि जब यहाँ पे मुज़ाकरात हो रहे थे इस तमाम टाइम में अपना ट्रंप अलॉन्ग विद हिज फैमिली, वो तो मियामी में एक मुकाबला है उसके अंदर बैठे हुए थे, वहाँ कोई वो एक्सटेंडेड आवर्स बैठे रहे। तो अगर वो वहाँ पे बैठे हुए थे तो वहाँ पे कौन सा माइक लगा हुआ था या कौन सी टेलीविजन की स्क्रीन लगी हुई थी या कौन सा वर्चुअल सिस्टम था जिस पे हर मिनट बाद वो जो है वो ट्रंप से कंसल्ट कर रहे थे कि जी ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि अमेरिका का एक बेंट ऑफ माइंड है
वो ये है कि हर तरीक़े कार से इजराइल की जो इलीगल डिमांड्स हैं उनको किसी न भी किसी तरीके से पूरा करना है। और चूंकि ट्रंप जो है वो उसने आपने देखा कि उसने अपोजिशन पे 30 जर्नलों को रिटायर कर दिया और आर्मी चीफ को रिटायर कर दिया। और आर्मी चीफ जब रिटायर हुआ है उसका अगर आपने ट्वीट पढ़ा हो तो आई कोट हिम, उसने कहा था कि मैडमैन विल लीड ग्रेट यूएस मिलिट्री टू र्यून। तो लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं की, उसने अपना फौज का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब सेंटकॉम जो है या अमेरिकन आर्मी जो है वो उसने उस वक्त जिस वक्त ट्रंप ये धमकी दे रहा था कि मैं कर दूंगा, उन्होंने अपने मिलिट्री एसेट्स मूव नहीं किए थे किसी भी ऑपरेशन के लिए। और उसके बाद आपने देखा जो प्लूटोनियम के तलाश करने के लिए ऑपरेशन हुआ उसकी आपने देख ली कि क्या एंड हुआ उसका, किस तरह डिजास्टर आया। तो ये जो प्रेशर, इंटरनल प्रेशर है, ये तो उनके ऊपर मौजूद है और बहुत ज्यादा मौजूद है। लेकिन जैसे जेडी वैंस की जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें तो ये वो रिफ्लेक्शन ये दे रहे हैं कि भाई हमने जो बात कही है वो मानो। और वो ये कह रहे हैं कि हमने तो ईरान को बता दिया था लेकिन ईरान ने हमारी शराइत तस्लीम करने से इनकार कर दिया। सर साथ में ये भी कह के आपको नुकसान ज्यादा होगा अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो इसका लॉस ज्यादा ईरान को होगा। जी, ये भी तो कहना चाहिए था, हमने भी ईरान की शराइत सुनी है। तो बात ये है कि वो जो चाह रहे हैं, मेरी तो नजर में वो कभी पूरा ईरान करने पे राजी नहीं होगा। अगर वो चाहते हैं कि ईरान अपना 440.9 kg का यूरेनियम, जनरिच यूरेनियम उनके हवाले कर दे, दैट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि ईरान डिमांड करता है राइट अंडर द एनपीटी, और एनपीटी ये कहती है, उस एनपीटी के मुताबिक ईरान पहले ही कह चुका है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, बट दे हैव अ राइट टू एनरिच यूरेनियम, क्योंकि यूरेनियम तो बहुत सारी और चीज़ों में इस्तेमाल होता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ जो आप बात कर रहे थे, जहाँ तक ताल्लुक है उनको मुआवजा पे करने का ईरान का, तो मैं ये आपको बताऊं कि इस किस्म के मुज़ाकरात में मुल्कों के लिए पैसा मैटर नहीं करता, उसके लिए कोई ना कोई राह क्रिएट की जा सकती है, कोई ना कोई डाइवर्सन क्रिएट की जा सकती है। असल जो पॉइंट है वो है कि आबनाए हुर्मस पे क्या होगा, क्योंकि आबनाए हुर्मस जो है वो ईरान का भी राइट है और ओमान जो है वो 24 नॉटिकल माइल से 12 नॉटिकल माइल उनका है, 12 नॉटिकल माइल ओमान का है। और अगर वो है तो वो एक इंटरनेशनल वाटर्स तो में तो नहीं आता, लेकिन एक बात और उसमें अराइज होती है कि जितनी इंटरनेशनल स्टेट्स हैं, जैसे ये स्टेट है, बाबुल मंदब है, स्टेट ऑफ मलाक्का है, वो जो दुनिया का जो मैरीटाइम लॉ है ना, वो इसमें फ्री पैसेज की इजाज़त देता है पूरी दुनिया की शिपिंग को, कि उसमें से आप किसी भी मुल्क के अंदर हो, वहाँ से शिपिंग जो है वो आपके पास राइट है कि आप उस पर ट्रांजिट कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्रांजिट शिपिंग के तौर पे काउंट होता है, कोई जहाज़ वहाँ पे रुकता नहीं है। अब इसके ऊपर जो हम कह रहे हैं कि ईरान उसके ऊपर ड्यूटी लगाएगा, तो वो मुझे लगता है कि अगर वो ड्यूटी लगी तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चैलेंज हो जाएगी शिपिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, क्योंकि आपने मैरीटाइम लॉ की तरफ ही जाना है ना। तो इससे दूसरी बात यह कि रशिया और चाइना, दे वुड नेवर लाइक कि जी किसी भी तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मस में ईरानियन का, अपना अमेरिकन का इन्फ्लुएंस आए। तो अमेरिकन के इन्फ्लुएंस को हटा के कोई सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। इट कैन बी जॉइंट ईरान ओमान, इट कैन बी ओमान विद एनी अदर कंट्री, उसमें यूएई तो नहीं आएगा, इसलिए कि यूएई तो इजराइल का बगल बच्चा बना हुआ है, वो इजराइल की गोद में जाके बैठा है। ईरान विल नेवर एक्सेप्ट। अभी भी इस इन मुज़ाकरात को स्पॉइल करने की अगर किसी ने कोशिश की है, एक डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की है और दूसरी यूएई ने की है, तीसरी आपका नेबर बैठा हुआ है वो अपना नरेंद्र मोदी जैसे, और उसके इतने फॉलोअर हैं। और आपको पता है कि वो एक टाइम्स नाउ के प्रोग्राम में एक अमेरिकन ब्यूरो अपना उसने ऑफिशियल एम्बेसडर, एक अमेरिकन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर ने किस तरह जीरो किया है उनके एडिटर को, टाइम्स नाउ के एडिटर को, जिसमें उन्होंने कहा कि तुम जो बातें कर रहे हो मेरा दिल करता है तुम्हें 30 दिन के लिए डिटेन करके रख दूं, एंड यू आर टॉकिंग लाइक किड्स, यू आर लाइक स्कूल किड, कि आप स्क्वेबल कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि वहाँ पे कितनी जलन मौजूद है। तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन इसके बाद जेडी वैंस की बॉडी लैंग्वेज से मुझे लग रहा है कि शायद आगे कोई मुज़ाकरात का एक दौर और चले, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि हमने कोई डेवलपमेंट की है लेकिन हम किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंच सके। अभी देखना है कि जब वो पहुंच जाएगा अमेरिका और वहाँ भी वो ब्रीफिंग देगा वो पेंटागन को या ब्रीफिंग देगा वो कैबिनेट को, उसके बाद क्या चीजें सामने आती हैं। क्योंकि जैरेड कुशनर और स्टीव वेटकॉफ से आप कभी प्रो पाकिस्तान जो चीजें हैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट जेडी वैंस जो है वो थोड़ा सा
एज कम्पेयर टू अपना ट्रम्प, ही इज अ माइल्ड पर्सन, और उसके जो वॉर के बारे में ओरिएंटेशन भी है। उसने ये भी कहा था कि जो नेतन्याहू की जो ख्वाहिश है वो बड़ी चीपेस्ट ख्वाहिश है, इट्स चीप विच इज एक्सप्रेसिंग। सो लेट्स सी। और जैसे आपने कहा कि बहुत मुजाहरे हो रहे हैं इसराइल के अंदर अगेंस्ट शैतान याहू, और वो कहते हैं कि जी आप दस्तबरदार हो, स्टेप डाउन करें, बिल्कुल ठीक है, स्टैंड आउट। तो ये भी चीजें हैं जो प्रेशर डेवलप करेंगी। तो लेट्स सी फॉर अनदर 24 आवर्स कि हाउ डज द थिंग अनफोल्ड, और अल्लाह करे ये मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा भी चले, नेक्स्ट राउंड होना चाहिए। ठीक, क्योंकि डेफिनेटली इट्स टू अर्ली टू से। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि इसमें आप अपना मौक़िफ़ दीजिएगा, और वो ये कि हम बात कर रहे हैं इस पर जो मौक़िफ़ अभी सामने आया अमेरिका का। इम्पॉर्टेंटली सर, अगर हम एक और चीज़ को भी डिस्कस कर लें जो कि बड़ा ज़रूरी है। इससे पहले हमने देखा कि JCPOA टॉक्स भी हुई, न्यूक्लियर टॉक्स हुई, वियना के अंदर भी मुज़ाकराती अमल हुआ, और उस पर हमेशा एक डेडलॉक ही नज़र आया, उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। अब भी एक राउंड स्टार्ट हुआ है दोनों ममालिक के दरमियान, और अभी भी हम देख रहे हैं कि बड़ी जल्दबाजी से कुछ चीज़ें बड़ी जल्दी सामने आ गई हैं, और उस पर कोई भी जो है अग्री करने को तैयार नहीं है। आपको लगता है कि JD वेंस अब चूँकि इसको लीड कर रहे हैं, सामने नज़र आ रहे हैं, फ्रंट मैन के तौर पर हैं, जवान हैं, उनका भी पूरा एक फ्यूचर है आगे अमेरिका की सियासत को लेकर। बहुत बड़ी आवाम है अमेरिका के अंदर जो कि प्रोटेस्ट कर रही है और इस चीज़ को डिसलाइक कर रही है। आपको लगता है कि अब सिचुएशन डिफरेंट है पहले की निस्बत? देखिए जी, सबसे पहले तो ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया है कि इसको जो मुज़ाकरात हैं ये जो चल रहे हैं, इसमें एंजाइटी करनी चाहिए। बेसिकली अगर आप देखें, मैं कुछ आपको इस तरह की जो ऑलरेडी टॉक्स हैं, जो पिछली बैकग्राउंड है उनकी, उसको मैं थोड़ा सा आई वुड लाइक टू आइडेंटिफाई। 2013 नवंबर 2013 से जुलाई 2015 तक मुज़ाकरात चले रिगार्डिंग दी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ऑफ ईरान। वो 20 महीने चले वो मुज़ाकरात, और उसके बाद भी कोई ख़ास रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन अल्टीमेटली फिर एक अरेंजमेंट की तरफ चला गया ईरान। तो ये तो अभी एक दिन की बात हुई है सिर्फ, इट इज़ जस्ट वन डे। 21 घंटे पे हम स्टक हो रहा है, यानी हम सब लोग स्टक होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमें नहीं होना चाहिए इस तरह, ये अभी देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। ये तो सबसे पहले आपको ये जहन में रखनी चाहिए बात। दूसरी बात आप ये जहन में रखें कि इसमें जो दोनों एक्टर्स हैं, अमेरिका भी और ईरान, इन्होंने अपनी अपनी स्टेक्स जो हैं उसको अपने आप को उन्होंने उसके ऊपर बार्गेन करनी है। नाउ एक पोस्टरिंग की है अमेरिका ने और एक पोस्टरिंग ईरान ने ऑलरेडी की हुई है। और ईरान, आपको पता है कि इन मुज़ाकरात में जो ऑलरेडी एनालिसिस हम कर रहे थे और बहुत सारी दुनिया भी एनालिसिस कर रही थी कि ईरान हैज़ एंटर्ड इनटू द नेगोशिएशन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। सॉरी, अब ईरान के लिए जो होगा इस वक्त, व्हाट ईरान विल बी एमिंग फॉर, ईरान को पता है कि कम से कम 2 वीक्स का उसके पास टाइम है। व्हाई दे वुड लाइक टू कंक्लूड एवरीथिंग विद लूजिंग समथिंग इन 24 आवर्स। उनके पास लूज करने के लिए इतनी जल्दी दे शुड नॉट हरी अप। अमेरिका के लिए क्यों है? अमेरिका के लिए इसलिए है कि अमेरिका की स्टेक्स इस वक्त ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। ईरान के पास टाइम है। ईरान, मैंने पहले भी कहा था पिछले भी हमारे सेगमेंट में, कि ईरान हैज़ नथिंग टू लूज नाउ। एंड अमेरिका के लिए ज़्यादा मसला है कि ये निगोशिएशंस किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुँचें। तो ईरान ने अपनी जो पोजीशनिंग की है उसमें बेसिकली अपनी बार्गेनिंग चिप जो है उसको उसने एक्सटेंड किया है। अब उसने अमेरिका का वापस जाना, अमेरिका की। डॉक्टर साहब, मैं एक पाकिस्तान के रोल की बात भी करना चाहूँगा, बड़ा ज़रूरी है हमें पाकिस्तान के किरदार की बात, लेकिन एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान ने किस तरह से रोल अदा किया और दुनिया किस तरह से पाकिस्तान की मौतरफ है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है उससे आगाज़ करते हैं डिस्कशन का। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का इस्लामाबाद मुज़ाकरा के बाद जो है पहला बयान सामने आ चुका है। अमेरिका ईरानी मंदूबीन का एतमाद हासिल करने में नाकाम रही। उन्होंने वाज़ेह किया, उन्होंने कहा है कि हम मुज़ाकरात को सफारती इख्तियार का एक और तरीका समझते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात को मुमकिन बनाने में सहूलत फराहम की है, और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के अवाम को सलाम पेश करता हूँ। जबकि उन्होंने कहा कि अमेरिका हमारी मंतक और असूलों को समझ चुका है। मज़ीद बोले कि गुज़िश्ता 2 जंगों के तजुर्बात की वजह से हमें फरीक मुखालिफ पर एतमाद नहीं है, और कौमी दिफा की कामयाबियों को मुस्तहकम करने की कोशिश से हम दस्तबरदार नहीं होंगे। उन्होंने ये वाज़ेह किया है। मैं चाहूँगा इस पर डॉक्टर साहब आप पहले रिस्पॉन्ड कीजिएगा। वो ये कि एक तो पाकिस्तान के किरदार की बात हम ब्रेक से पहले कर रहे थे, जिस तरह से JD वेंस ने भी कहा कि पाकिस्तान को वो ट्रिब्यूट पेश करते हैं जिसने पाकिस्तान ने रोल प्ले किया। फिर आप ईरान भी जो है पाकिस्तान का मौतरफ है, बल्कि दुनिया भर में हम देख रहे हैं पाकिस्तान की विन विन दिखाई दे रही। क्या कहेंगे आप, और इस स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय है?
देखिए जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो रोल है वो बहुत ही पॉजिटिव है, और पाकिस्तान का रोल जो है ना वो जी स्ट्रिक्टली मीडिएशन है, और मीडिएशन में ये रिक्वायरमेंट होती है, समझ लेंगे, यू आर नॉट सपोज टू टेक साइड्स। इसीलिए पहले दिन से ये बात हमारी जो चल रही है उसमें काफ़ी दफ़ा ये बात हो चुकी है कि मीडिएशन में आपने दोनों को फैसिलिटेट करना है कि वो अच्छे तरीके से विदाउट क्रिएटिंग एनी कन्फ्यूजन्स और सस्पिशंस एक दूसरे के पास उनकी बात जो है वो पहुंचाई जाए, दोनों फ्री कैन को जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इस सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट में। पाकिस्तान का रोल जो है उसमें बहुत ही पॉजिटिव है, और पाकिस्तान का एक दूसरा रोल जो है वो जो इमर्ज किया है इसमें से कि पाकिस्तान हैज़ नाउ इमर्ज्ड एज अनदर प्लेस फॉर पीसफुल निगोशिएशन, जो कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में भी जो है ना उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ तक ये जो स्टेटमेंट दी है ईरानियन जो स्पीकर हैं उन्होंने, वो डेफिनेटली उन्होंने अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को और ईरान का जो इस वक्त जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको स्ट्रेंथन किया उन्होंने। यानी उन्होंने ये कहा है कि जी हम अपनी रेड लाइंस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अदरवाइज़ जो पहले जो ईरान की जो स्टेटमेंट आई थी उसमें उन्होंने कहा था कि जी तकरीबन 3 पॉइंट्स के अलावा बाकी पॉइंट्स पर एग्रीमेंट हो गया है। तो 3 पॉइंट्स जो हैं वो डेफिनेटली वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होंगे, रेड लाइंस होंगी ईरान की, इसी तरह कुछ अमेरिका की अपनी भी रेड लाइंस होंगी, इसी तरह निगोशिएशंस चलती हैं। और ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये आप जहन में रखें कि स्टेटमेंट्स जो है ना ये पोजीशनिंग और रीपोजीशनिंग ऑफ द निगोशिएशंस को जाहिर करती हैं। ये निगोशिएशंस के कोलैप्स होने की बात नहीं है, ये उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। अब ये दोनों फ्री कैन का ये फ़र्ज़ है कि वो इसमें से कुछ ना कुछ स्पेस क्रिएट करें, अपनी अपनी टेक्निकल टीमों को, अपनी अपनी लीडरशिप को जाके कंसल्ट करेंगे, और इसमें से दे विल ट्राई टू क्रिएट सम स्पेस, बिकॉज यही एक तरीका है, यही एक रास्ता है। अगर आप 40 दिन की और भी जंग कर लेंगे अल्टीमेटली फिर उन्होंने बैठना ही है और निगोशिएशंस की तरफ भी जानी है। दिस इज़ माई टेक ऑन इट जी। राइट हैदर, आप क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट के बाद जो कि ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर जो हैं बाकिर कालिबाफ उनका सामने आया, और पाकिस्तान के मौतरफ वो भी हैं? देखिए, पाकिस्तान का जो किरदार है वो तो सारी दुनिया पाकिस्तान के किरदार की मौतरफ है, और पाकिस्तान ने जो इस पूरे जंग के दौरान भी जो इंटरनेशनल लॉ के साथ पाकिस्तान खड़ा रहा। देखिए, हमने पहले भी बात की कि क्यों पाकिस्तान दोनों अतराफ़ का ट्रस्ट हासिल करने में कामयाब रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर ईरान पर होने वाले अमरीकी और इजरायली एग्रेशन को कंडेम किया तो पाकिस्तान ने ईरान की जानिब से किए जाने वाले गल्फ़ ममालिक के हमलों को भी कंडेम किया। और ये अप्रोच जो है यही वो चीज़ बनी जिससे दुनिया को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ, और बिलखुसूस ईरान और अमेरिका को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो इस हवाले से अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सकता है। और JD वेंस ने भी पाकिस्तान के रूल को अप्रीशिएट किया, सिमिलरली ईरानियन साइड ने भी पाकिस्तान के रूल को अप्रीशिएट किया। बाकी जहाँ तक बात है बाकिर कालिबाफ की जो स्टेटमेंट है उनकी, तो मैं समझता हूँ कि वही मुद्दा है, वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो मसला। वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका जो है वो हमें एतमाद दिलवा सकता है या नहीं, ये अब अमेरिका के ऊपर इसका इन्हिसार है। इट मीन्स कि काफ़ी चीज़ों के ऊपर कंसेंसस डेवलप हुआ है। हमने अभी दोनों तरफ से जो स्टेटमेंट्स सुनी है JD वेंस की या अभी बाकिर कालिबाफ साहब की, उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मायूस कुन हो। और अदरवाइज़ भी देखें, ऑल ऑफ अ सडन किसी चीज़ से कोई उम्मीदें बांध लेना और फिर उतनी स्पीड से उससे मायूस हो जाना, मेरा ख्याल है ये वैसे भी ज़्यादती है। ठीक है, 40-47 साल के इशूज़ हैं, 21 घंटे के मुज़ाकरात हुए हैं। अच्छी चीज़ ये है कि दोनों अतराफ़ में जो बाद में बातें हुई हैं उनमें नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं। तो आई होप एंड आई प्रे एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह कि दोनों अतराफ इस चीज़ को समझते हुए आगे जो है वो फैसले लेंगे। और अभी अच्छा हैदर साहब, एक स्टेटमेंट पहले भी ऐसा ही आया था ईरान की जानिब से, मुज़ाकरात से पहले की मैं बात करूँ, जब उन्होंने कहा था कि हम खैर से गाली के तौर पर आ रहे हैं, हमें ट्रस्ट अमेरिका पे कोई नहीं है। ऐसी मैंने यही कहा ना कि पहले भी यही मसला था, आज भी मसला ट्रस्ट का है। और और वो क्या हो सकता है, वो सिर्फ अमेरिका का मसला नहीं है, मसला इजराइल का भी है। क्योंकि अमेरिका तो शायद अपनी गारंटी तो अमेरिका दे सकता है, इजराइल की गारंटी कौन देगा? बुनियादी सवाल तो ये है। तो लेबनान का जो मामला है, जो हमने देखा कि जिसके ऊपर ईरान ने बड़ा सख्त स्टांस लिया और फिर पाकिस्तान ने उसमें दोबारा किरदार अदा किया, क्योंकि पाकिस्तान की पोजीशन को लेके जो स्पॉयलर्स हैं उन्होंने जो है वो उसको ख़राब करने की कोशिश की। लेकिन फिर जब पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ वाज़े किया, फिर हमने देखा कि न्यूयॉर्क में अमेरिकन जो फॉरेन सेक्रेटरी का ऑफिस है
उस ऑफिस ने दोनों का राब्ता करवाया है। लेबनीज़ जो हैं एम्बेसडर हैं अमेरिका में और इजरायली एम्बेसडर के दरमियान राब्ता हुआ, और अब जो मैंने कल रात तक इंटरनेशनल मीडिया देखा है, ट्यूसडे को वो लोग दोबारा बैठ रहे हैं। तो चीज़ें पॉजिटिव नोट पर हैं अली, अभी चीज़ें नेगेटिव एंड पर नहीं जा रही। बहुत जल्दी हमें इस तरह की स्पेकुलेशंस नहीं करनी चाहिए कि जी कि चीज़ें ख़राब हो गई हैं। जो हमारा देख रहे हैं ना दुश्मन मुल्क भारत वो कर रहे हैं, तो हमें ये किरदार अदा नहीं करना। हमने एज ए नेशन इस पूरे मामले के अंदर जो किरदार अदा किया है, हमें वही पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, क्योंकि यही पॉजिटिव अप्रोच थी जिसकी बदौलत पाकिस्तान दो इंतहाई जो शदीद दुश्मन ममालिक थे उनको टेबल पर लाने में काम है। हैदर, वन मोर क्वेश्चन, और वो ये जी 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 इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं दोनों तरफ से, ये आप ऐसा ना समझें या कोई भी ऐसा ना समझे कि ये कोई इमोशनल रिएक्शन है। ये एक पोजीशनिंग है, एक स्टेटमेंट देने का मतलब फ्रॉम दैट लेवल स्टेट के एक पोस्चरिंग है। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, ईरान बेसिकली कर क्या रहा है? हुआ ये कि 2 दफ़ा निगोशिएशंस हो रही थी, बीच में अटैक कर दिया इसराइल ने और अमेरिका ने भी बाद में कर दिया। ये बेसिक जो असेंस होती है टॉक्स की, उसके अगेंस्ट चीज़ है। ईरान इस चीज़ को बार बार मेंशन करके उस पॉसिबिलिटी को नलिफाई करना चाहता है कि अगर किसी एग्रीमेंट पे हम पहुंच गए तो बीच में उसकी राइट। एक पाकिस्तान के रोल की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान से हमेशा मुतालिबा किया गया डू मोर, और आज वो टाइम है कि पाकिस्तान मुतालिबा कर रहा है डू मोर फॉर पीस। वेरी नाइस, बड़ा अच्छा आपने आइडेंटिफाई किया ये। जी हैदर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपने खैर सवाल के अंदर ही जवाब दे दिया है। पाकिस्तान जो कुछ कर रहे हैं, देखिए माजी में जो कुछ हुआ वो अपनी जगह। आज पाकिस्तान की जो पोजीशन है ना, वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान फलाने ब्लॉक में है, पाकिस्तान फलाने ब्लॉक में। पाकिस्तान का आज एक ब्लॉक है, और ये अप्रोच की क्लैरिटी है पाकिस्तान की लीडरशिप की कि वो ब्लॉक है पाकिस्तान, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की अवाम का इंटरेस्ट। और जब तक ये क्लैरिटी रहेगी हमारी लीडरशिप में, और ये अच्छी चीज़ है कि एक टीम के तौर पर हमारी मिलिट्री और जो सिविल लीडरशिप है वो काम कर रही है, तो ये क्लैरिटी जब अप्रोच में रहेगी तो और पाकिस्तान ये समझेगा कि हमारा सिर्फ ब्लॉक जो है वो पाकिस्तान है। तो जिस तरह ये अल्लाह ताला ने हमें गुज़िश्ता 12 महीने में कामयाबियाँ दी हैं ना, गुज़िश्ता साल मई से लेके अभी तक, ये सिलसिला इंशाल्लाह इसी तरह आगे चलता रहेगा। राइट। पाकिस्तान चूंकि पीस मेकर के तौर पर उभर कर सामने, यार पाकिस्तान ने साबित किया है कि कोई भी महाज हो वहाँ पर पाकिस्तान बखूबी जानता है किस तरह से डील करना है। बहुत शुक्रिया। हैदर खान हमारे साथ मौजूद थे, हैदर हयात खान, और डॉक्टर सैयद राग़िब अली हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यहाँ पर वक्त ब्रेक का, आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़।